बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से आपको ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इससे पहले हम जान चुके हैं वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स की मदद से हम वेक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। आज के लेक्चर में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने वेक्टर्स की एडिशन करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। और इसके नतीजे में हम फिर फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। और रिजल्टेंट वेक्टर की दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन, हमने फाइंड करनी है। सो आपके सामने मैं ये बताता चलूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम ये चूँकि एक लेंथी भी है, इसके पैरामीटर थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। आज जहाँ तक बात होगी आप उसको फुली अंडरस्टैंड करें। तो चलते हैं अपनी बात की तरफ। बच्चों, आपने इस डायग्राम पे फोकस करना है जो मैं बोर्ड के ऊपर आपके सामने बनाने लगा हूँ। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन। अब आप जानते हैं कि एक्स डैश y और y डैश किस तरह से लिए जाते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। बेटा, आपको a और b दो वेक्टर दिखाए हैं और आप जानते हैं कि ये वेक्टर कोप्लेनर हैं। आपको डेफिनेशन में बताया था ना कि ये एक प्लेन में पाए जाएं। तो हमने इन वेक्टर्स की एडिशन सीखनी है। आप इससे पहले एडिशन को तो जानते हैं, हेड टू टेल रूल से ऐड करते थे, लेकिन आज वाले लेक्चर को लेने के बाद आप एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को भी सीख जाएंगे और आपको पता लगेगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को ऐड करें तो रिजल्ट ज़्यादा आसानी से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम a और b दो कोप्लेनर वेक्टर्स पे बात करते हैं। तो मैं साथ साथ इसकी थ्योरी को भी लिख रहा हूँ। जी, a इज इक्वल टू ए ओ से m, b इज इक्वल टू o से n। ये दो कोप्लेनर वेक्टर हैं जो एक प्लेन में मौजूद हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि a में b को ऐड करने का हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल से ही हम लेके बात को चलेंगे। तो a के हेड से b की टेल को मिलाएंगे। यहाँ ड्रॉ करते हुए आपने ख्याल रखना है डायरेक्शन का, क्योंकि हम इस डायग्राम में जिस तरह से b को पहले दिखाया है उसी तरह से तो बेटा a के हेड से b की टेल को मिलाया, जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ लेनी है और इसको आपने इस तरह से करना है कि डायग्राम आपकी वाज़े नजर आनी चाहिए। इसको पॉइंट को मैं p कह देता हूं। तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लेते हैं? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। तो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो O से P की तरफ है। तो बेटा अब आपको थ्री वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, A, B और इनका रिजल्टेंट। अब तक हमने क्या किया, इधर साथ में लिखते भी हैं। बाय एडिंग वेक्टर A एंड B बाय एडिंग A एंड B विद हेड टू टेल रूल हम हासिल करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर R को, जो A प्लस B के इक्वल है, जो O से P तक दिखाया है। अब बच्चों, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही केस है, तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त हमारा जो वेक्टर रिजल्टेंट R है उसकी लेंथ x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को भी हम यहीं पे बता देते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब हमारी
अपने आर्टिकल की तरफ जाने की बारी है कि हमें बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए, तो हम क्यों ना अपने इन्हीं वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके देखते हैं। ग्रीन आएगा सही, क्योंकि ग्रीन की ज़रूरत है थोड़ी सी। सबसे पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट बनाना आप सीख चुके हैं कि वेक्टर की टिप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो टेल के बराबर लेवल पे आना चाहिए। मैं इस पॉइंट को S नाम दे रहा हूं। तो O से S तक आपके वेक्टर A का x कंपोनेंट है और S से M तक हमारे वेक्टर A का y कंपोनेंट है। आपने ख्याल भी रखना है कि ये कंपोनेंट 90 डिग्री पे डायग्राम में दिखाई देने चाहिए, ठीक है। अब बेटा B को हम अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो B की टेल तो पॉइंट M पर है, ये तो x एक्सिस के साथ नीचे नहीं लगी हुई, तो हमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेनी है और इस टिप से परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस पॉइंट को आप T कह दें बेशक। M से T तक B का x कंपोनेंट है और T से P तक B का y कंपोनेंट है। ख्याल रखना है कि ये कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे दिखाई देने चाहिए। अब रिजल्टेंट कहाँ है? O से P तक। तो इसी P पॉइंट से जब हम टिप को से परपेंडिकुलर लेके नीचे आएंगे तो बच्चों यही लाइन नीचे आके x एक्सिस पे मीट करेगी, इसका नाम U रख दें। तो O से U तक रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा। ये जितनी लेंथ डायग्राम में दिखाई दे रही है बाहर भी आपने उतनी ही शो करनी है। और U से P तक रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है। इसको ज्यादा नहीं बढ़ा देना, इस डायग्राम के मुताबिक चलना है। तो बेटा हमने अब क्या किया, अपने वेक्टर्स a, b और r को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। डायग्राम में अंडरस्टैंड हो रहा है? 90 डिग्री एंगल दोबारा से देखें, a का x और a का y, b का x, b का y, r का x और r का y। होपफुली आप इसको समझ रहे हैं। जरा अपनी डायग्राम में गौर करें बच्चों, अगर ये लेंथ bx है तो इसके पैरेलल ये लेंथ भी bx ही होगी, ठीक है। और अगर इतनी लेंथ ay है तो इसके सामने ये लेंथ भी ay होगी। ऐसा हमने क्यों किया? तो मैं बताता चलूं बेटा, हमें क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, जरा गौर से देखें, ऐसे नहीं लग रहा जैसे a का x और b का x दोनों ऐड होके रिजल्टेंट का x बना रहे हैं। जरा याद करें ना हेड टू टेल रूल। तो a का x कंपोनेंट O से S, b का x कंपोनेंट S से U, और जब ये दोनों मिले तो क्या बना? Rx। ओके, अब ry को देखें, ry किससे इक्वल लग रहा है? इधर देखें जरा, a का y प्लस b का y, तो दोनों के y कंपोनेंट्स मिलके रिजल्टेंट का y बना रहे हैं और x मिलके x बना रहे हैं। ये पहला हमारा मरहला था जिससे हमें गुजरना था कि हमें ये पता लग गया कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट वेक्टर्स के x का सम होता है और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट वेक्टर्स के y का सम होता है, ठीक है। सो हमने a और b को ऐड किया और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। फिगर आपके सामने है। अगला मरहला क्या किया आप बताएं? हमने इनको रिजॉल्व किया। By resolving a, b and r into their rectangular components, it is clear from the figure. क्या है फिगर में क्लियर? आप बताएंगे। Rx is equal to ax plus bx और ry इक्वल है ay प्लस by। ये ax प्लस bx क्या है? मैं साथ में लिख देता हूं, सम ऑफ x
कंपोनेंट्स, और ये क्या है जी, सम ऑफ y कंपोनेंट्स। तो x कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आएगा, और y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आएगा। तो ये बात जान लेने के बाद अब हम इस वेक्टर को इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स लिखने लगे हैं। आप ये बात जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी तो प्लेन में है ना, सो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल है rx प्लस ry, लेकिन rx किस तरफ है, x एक्सिस पे तो यूनिट वेक्टर i और इसके साथ यूनिट वेक्टर j। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसमें बेटा rx और ry की वैल्यूज हमारे पास हैं, अगर हम इनको पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इसे मैं ब्लॉक दे रहा हूं और ये है विच इज रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर है गिवन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में, और हमारे यहाँ गिवन वेक्टर इस सिंपल केस में सिर्फ दो हैं, a एंड b। तो हमने सिंपल केस में सिर्फ इसी पे बात की है। तो बेटा अब हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और फिर उसकी ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो नाउ कल वाला आर्टिकल में आपको याद है हमने क्या सीखा था कि किसी भी वेक्टर की प्लेन में मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी हो तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आता है। वरना आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोबारा भी लगा सकते हैं, वरना ये फार्मूला आप तो जानते हैं। अब इस मैग्नीट्यूड में rx और ry की वैल्यू दोबारा से पुट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा कि r की मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है कि एरो हेड लगा के उसे मॉड में लिखते हैं जी। तो ये बच्चों मैग्नीट्यूड है वेक्टर की किस शक्ल में, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। मैं साथ लिखता हूं विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तो बेटा ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर की इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर, और हमारे गिवन वेक्टर दो ही हैं। तो अब क्या फाइंड करनी है, ओरिएंटेशन। इस डायग्राम में ज़रा बताएं आप सब बच्चे, कल मैंने एक बात आपके ज़हन में उतारी थी, उम्मीद है आपको याद होगी कि जब भी ओरिएंटेशन लेनी है तो एंगल x एक्सिस पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये तो वैसे ही x एक्सिस पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, तो अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने लगे। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा लिखता हूं कि आप tan की रेशियो लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखें OPU ट्राइंगल में देखें, दोबारा फोकस करके OPU इस ट्राइंगल में बताएं tan थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये थीटा कहाँ बन रहा है जी, x एक्सिस पॉजिटिव के साथ। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ry और rx की वैल्यूज पुट करते हैं, ay प्लस by ओवर ax प्लस bx। दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स दिस
ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ये क्या है? ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये भी किस शक्ल में है? इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। मैं आपके सामने बेटा रिजल्टेंट को ब्लॉक दे चुका हूँ, मैग्नीट्यूड को भी ब्लॉक में लिखता हूँ और इस थीटा को भी ब्लॉक में लिखता हूँ। इसकी एक वजह है जो हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने क्या अंडरस्टैंड किया? हमने अब तक क्या किया है? मैं ज़रा आपको पॉइंट्स की शक्ल में रिपीट कर दूँ क्योंकि इन पॉइंट्स को हमने बाद में बोर्ड पे भी लिखना है। नंबर 1, हमने गिवन वेक्टर ए और बी को हेड टू टेल रूल से ऐड किया और रिजल्टेंट फाइंड किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया जो ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स का सम आया। अब मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकता हूँ। और फिर हमने आर वाई को फाइंड किया। तो उम्मीद है 2 स्टेप्स आपको समझ आ गए। पहले हमने रिजल्टेंट को फाइंड किया, फिर एक्स कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किया जो एक्स का सम है, फिर वाई कंपोनेंट को फाइंड किया रिजल्टेंट के जो वाई का सम है, फिर हमने उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया और फिर हमने उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन की बात की। ये हमारे स्टेप्स थे अब तक के, ठीक है। तो इन स्टेप्स को बाज़-औक़ात अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हम इसे स्टेप्स की हेडिंग भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक बात और रखने लगा हूँ, आपने प्लीज़ बोर्ड पे देखना है कि अगर ऐसा होता, इफ़ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, इस डायग्राम में तो हमने आसान केस लिया है 2 वेक्टर्स। अगर ये 2 से ज़्यादा वेक्टर होते, हाँ अब आप फोकस करेंगे, समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ आएगा। जब वेक्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो फिर हमें रिज़ल्ट लेना कितना आसान हो सकता है, आपने इस चीज़ को यहाँ से सीखेंगे। अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होता ए प्लस बी प्लस सी, बेशुमार कोप्लेनर वेक्टर होते जिनकी तादाद भी पता नहीं कितनी है। अब बताएं, अपनी सारे रिजल्ट्स को सामने रखते हुए आप बच्चे मेरे सामने बताएंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तब एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या होता? इसी 2 वाली डायग्राम को देखकर आपको बखूबी पता लग जाएगा कि आर एक्स इक्वल होता सबके एक्स का सम, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, ठीक है। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या होता? तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये 2 वाला केस तो हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए लिया था। अब इसी केस को इसके रिजल्ट्स को सामने रखते हुए हम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स पर इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये देखा कि अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ ये होंगी। अब एक एक लाइन में आप अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे बताएंगे अब आर वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखा जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि अभी हम बोर्ड पे इसको लिख चुके हैं। आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज जी बताएं क्या आएंगी? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन, सारे एक्स का सम, यूनिट वेक्टर आई और मैग्नीट्यूड बताएं क्या होगी, एंड अब मैग्नीट्यूड तो बेटा ये मैग्नीट्यूड होगी, एंड जल्दी से बताएं थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आपके सामने लिखी वैल्यू है, जल्दी से बोलें। ए वाई बी वाई सी वाई एंड सो ऑन
ax bx cx। तो बच्चों अब मैग्नीट्यूड वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का फार्मूला इस तरह से होगा। आपने एक बात समझ आई आपको कि जिसको हमने दो वेक्टर्स के लिए सीखा था उसको हमने नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी तरह का केस हो आप इन फार्मूलों से रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसके सेकंड स्टेप में यानी सेकंड लेक्चर में अब हम बात करेंगे डिफरेंट केसेस में ओरिएंटेशन फाइंड करने की, और यहाँ तक जो किया है उसके स्टेप्स को बोर्ड पर लिख कर अपनी बात को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।